हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसका मेन टॉपिक है रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी से मुराद एबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट की, पार्ट की, सिस्टम की कि वो परफॉर्म करे इंटेंडेड फंक्शन उसके कंसिस्टेंटली और विदाउट फेलियर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और फेलियर से मुराद जो है वो फेलियर तब होता है जब एक प्रोडक्ट, पार्ट या सिस्टम परफॉर्म नहीं करता जैसे कि उसको करना चाहिए, या फिर फेल हो जाता है पूरा करने में स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। इससे मुराद स्पेसिफिक सेट होता है कंडीशन का या एनवायरनमेंट जिसके अंडर रिलायबिलिटी जो एक आइटम की स्पेसिफाइड होती है। उसके बाद इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी। सो कंपोनेंट डिज़ाइन। अच्छा, इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी की बात करें सो इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है बहुत सी स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस ताकि इन्हेंस किया जाए डिपेंडेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट या सर्विस की। कंपोनेंट डिज़ाइन की अगर हम बात करें सो इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी स्टार्ट होती है डिज़ाइन करने से रोबस्ट और ड्यूरेबल कंपोनेंट। और प्रोडक्शन या असेंबली टेक्निक की बात की जाए सो मैन्युफैक्चरिंग और जो असेंबली प्रोसेस है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इंश्योर करने में रिलायबिलिटी। उसके बाद है फिर टेस्टिंग जो एक वाइटल स्टेप है इंश्योर करने में रिलायबिलिटी। उसके बाद है रिडंडेंसी और बैकअप। इससे मुराद जो है वो इंक्लूजन है डुप्लीकेट या फिर बैकअप कंपोनेंट का सिस्टम्स या प्रोसेसेस जो कि टेक ओवर कर सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर। और उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर। रेगुलर और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में पोटेंशियल इशू इससे पहले कि वो एस्केलेट हो फेलियर के अंदर। उसके बाद है यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन जो है प्रॉपर प्रोडक्ट यूजेज के ऊपर मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग टेक्निक वो जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है रिलायबिलिटी को। और उसके बाद है फिर सिस्टम डिज़ाइन प्ले करता है क्रूशियल रोल रिलायबिलिटी में। क्वांटिफाइंग रिलायबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी। रिलायबिलिटी को अक्सर एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोबेबिलिटी जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइक्लीहुड एक कंपोनेंट की या फिर आइटम जो है वो फंक्शन करेगा एज इंटेंडेड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और अगर एक कंपोनेंट या आइटम की रिलायबिलिटी है 0.8, इसका मतलब ये कि 80% प्रोबेबिलिटी है उसकी फंक्शनिंग की। और प्रोबेबिलिटी जो है उसके वो फेल हो जाए वो क्या होगी, 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 जो कि है 20%। रिलायबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से मुराद लाइक्लीहुड होती है, चांस होता है एक इवेंट अकरिंग का। और ये मेजर है अनसर्टेनिटी का और टिपिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ वैल्यू 0 से 1 के दरमियान। 0 रिप्रेजेंट करता है इम्पॉसिबल और 1 रिप्रेजेंट करता है सर्टेनिटी। फंक्शन व्हेन एक्टिवेटेड। इससे मुराद जो है वो प्रोबेबिलिटी जो कि एक प्रोडक्ट या सिस्टम जो है वो परफॉर्म करे उसके इंटेंडेड फंक्शन सक्सेसफुली अपॉन एक्टिवेशन। उसके बाद है फंक्शन फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम। इससे मुराद जो है वो प्रोबेबिलिटी के एक प्रोडक्ट या सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करता है फंक्शन प्रॉपरली करना ओवर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये वो इवेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होते एक दूसरे से। और रिडंडेंसी की बात की जाए रिडंडेंसी जो है वो प्रैक्टिस है इनकॉर्पोरेटिंग की बैकअप कंपोनेंट या फिर सिस्टम जो है इनटू अ प्रोडक्ट और सिस्टम ताकि इंक्रीज किया जाए उसकी रिलायबिलिटी। अब रूल नंबर 1 है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो वो इंडिपेंडेंट है, मीनिंग डैट अकरेंस या फिर नन अकरेंस जो है एक इवेंट का इन्फ्लुएंस नहीं करता प्रोबेबिलिटी दूसरे की, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है लेते हुए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इवेंट। रूल नंबर 2 क्या है कि इफ़ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करते एक दूसरे की आउटकम को। दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो अकरेंस या नन अकरेंस जो है एक इवेंट की अफेक्ट नहीं करती प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे इवेंट हैपनिंग की। और सक्सेस इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर।
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सक्सेस का मतलब ये कि आइदर वन या फिर both of the events happen, or probability of either 1 plus 1 minus the that probability multiplied by the other probability. So calculate करने के लिए probability जो है probability of success आपको ज़रूरत होती है कि ऐड करें individual probability each event occurring की minus the probability product of their probabilities. So rule number 3, success is defined as the probability that at least one of the events occur. Success means के that at least एक event जो है out of the given events जो है वो होता है. और probability of success, so calculate करने के लिए probability of success आप जो है वो कंसिडर करते हैं हर इवेंट को इंडिविजुअली और मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ दूसरे इवेंट्स के, और उसके बाद फॉर द फर्स्ट इवेंट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो इक्वल है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट अकरिंग, और सेकंड इवेंट के लिए मल्टीप्लाई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, और थर्ड इवेंट के लिए मल्टीप्लाई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस इवेंट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द करंट इवेंट. सो अब आपके सामने जो है वो टाइम बेस्ड रिलायबिलिटी फेलियर रेट, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बाथ टब शेप है और इसके अंदर 3 फेजेस हैं. पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी, दूसरा है फ्यू रैंडम फेलियर्स और तीसरा है फेलियर ड्यू टू वेयर आउट. और वाई एक्सिस में यहाँ पर है फेलियर रेट और एक्स एक्सिस में टाइम टी. सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन द बाथ टब कर्व, जो बाथ टब कर्व है उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो फेज 1, सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो सिग्निफिकेंट नंबर है प्रोडक्ट का या सर्विस का फ़ौरन फेल हो जाता है जब उसको डाला जाता है सर्विस में. और ये जो फेलियर होते हैं ना सिर्फ इस वजह से कि आइटम्स जो वो वेयर आउट होते हैं ओवर टाइम, बल्कि ये जो है इनिशियली डिफेक्टिव हैं या फिर पुअर क्वालिटी के. और फेज़ 2 जो है जो रेट ऑफ फेलियर है तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और ये डिक्रीज़ जो है होता है क्योंकि ट्रूली डिफेक्टिव आइटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं पूल से. सो फेज़ 3 के अंदर फेलियर होता है क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो रीच कर चुकी है, पहुंच चुकी है एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ को, यानी कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो पहुंच चुकी है एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ के एंड को और ख़त्म हो चुकी है. अब आपके सामने जो दिखाया जा रहा है ये फेज़ 1 जो है वो मैग्नीफाई है, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इक्विपमेंट और प्रोडक्ट फेलियर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्सर जो है वो यूज़ होता है डिपिक्ट करने के लिए फेलियर पैटर्न, और ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस डिस्ट्रीब्यूशन को, शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ओवर टाइम. और फेज़ 1 के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होती है इक्विपमेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए जिनको डाला जाता है सर्विस में 0 टाइम के ऊपर और फेल बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम टी. यानी जो प्रोडक्ट जो सर्विस जो टाइम टी पर सर्विस में रखे जाते हैं और एक स्पेसिफाइड टाइम से पहले नाकाम हो जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरिया जो कि नीचे होता है कर्व के 0
टाइम 0 और टाइम t के दरमियान। सो फेज 2, पॉइंट t के लेफ्ट राइट साइड का जो कर्व है रिप्रेजेंट करता है एक इंक्रीज इन टाइम और लेकिन डिक्रीज जो है रिलायबिलिटी में। और ये फेज सिग्निफाई करता है कि जैसे जैसे टाइम जो वो प्रोग्रेस करता है बियॉन्ड टी, रिलायबिलिटी जो होती है इक्विपमेंट की या प्रोडक्ट की डिमिनिश होती है। सो ये जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट फेलियर जो है वेयर आउट की वजह से एनालाइज किया जा सकता है यूज़ करते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैटिस्टिकल टेबल जो है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल z के लिए रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लेफ्ट एंड ऑफ द कर्व से टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट z। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर z जो है एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, जो कि फार्मूला है z इज इक्वल्स टू t माइनस मीन वेयर आउट टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेयर आउट टाइम। जो गिवन सिनेरियो है उसमें शामिल है मॉडलिंग द मीन लाइफ ऑफ स्ट्रीम टरबाइन यूजिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन लाइफ ऑफ 6 ईयर के साथ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ईयर का। सो हमें ज़रूरत होती है डिटरमाइन करने की प्रोबेबिलिटीज़। पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर आउट बिफोर 7 ईयर ऑफ सर्विस। सो फाइंड करने के लिए इस प्रोबेबिलिटी को हमें ज़रूरत होती है कैलकुलेट करना एरिया जो कि अंडर द नॉर्मल कर्व है टू द लेफ्ट ऑफ 7 ईयर्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर आउट आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सर्विस। सो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर आउट बिफोर 7 ईयर्स। और ये रिप्रेजेंट करती है लाइकलीहुड के जो स्ट्रीम टरबाइन है वो नहीं होगा वेयर आउट 7 ईयर्स से पहले, और इसी वजह से वो रहेगा स्टेबल। और उसके बाद है सर्विस लाइफ टू प्रोवाइड अ वेयर आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 10%। सो डिटरमाइन करने के लिए सर्विस लाइफ जो कि करस्पॉन्ड करती है वेयर आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% को हमें ज़रूरत होती है फाइंड करने के लिए वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसका जो है वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है 0.10 की। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि दूर है मीन से और कन्वर्टेड बैक किया जा सकता है टू द एक्चुअल सर्विस लाइफ यूजिंग द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेयर आउट लाइफ। सो नाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वेयर आउट की बिफोर 7 ईयर्स ऑफ सर्विस 1 से, हम जो है वो हासिल करते हैं वैल्यू जो है 0.1587। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी के जो स्ट्रीम टरबाइन है वो वेयर आउट हो जाएगा 7 ईयर ऑफ सर्विस से पहले। सो बहुत दी प्रोबेबिलिटी जो है वेयर आउट की बिफोर 7 ईयर ऑफ सर्विस और जो प्रोबेबिलिटी है वेयर आउट आफ्टर 7 ईयर ऑफ सर्विस सम अप टू 1 ऑन द जेड स्केल के ऊपर। और इसका मतलब क्या ये है कि जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है इन दो इवेंट्स की कवर करते हैं इंटायर प्रोबेबिलिटी स्पेस जो है वेयर आउट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रीम टरबाइन के लिए। सो अवेलेबिलिटी जो फ्रैक्शन है टाइम का एक पीस ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल होने की एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन जो है टाइम का कि जो इक्विपमेंट है इज एस्टिमेटेड टू बी इन फंक्शनिंग और ऑपरेशनल स्टेट। ये जो है मेजर है इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी का और अवेलेबिलिटी फॉर यूज़
कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शन जो है टाइम अवेलेबल का हम टिपिकली जो है वो कंसिडर करते हैं रेशियो जो है टोटल टाइम का इक्विपमेंट जो है वो ऑपरेशनल है टू दी टोटल टाइम अंडर कंसिडरेशन, और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ डेसिमल या फिर एक परसेंटेज। और ये जो मेजर है ये वैल्यूएबल है असेस करने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट की, और ये हेल्प करता है इवेल्युएट करने में डाउन टाइम, मेंटेनेंस स्केड्यूल और ओवरऑल इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। अलाउ करता है बेटर प्लानिंग के लिए और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTR। MTBF जो है वो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर और MTR है मीन टाइम टू रिपेयर। सो इसके बाद है कंकरेंट इंजीनियरिंग एडवांटेजेस। मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चरिंग जो पर्सनल होते हैं उनकी पास एबिलिटी होती है कि आइडेंटिफाई करें और असेस करें प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ जो है उनके ऑपरेशंस की, और इसमें जो है वो शामिल है अंडरस्टैंडिंग जो है रिसोर्सेज की, इक्विपमेंट और स्किल्स अवेलेबल जो होते हैं कैरी आउट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इस नॉलेज के होते हुए मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइन के लिए या फिर प्रोक्योरमेंट जो है क्रिटिकल टूलिंग की, और वो रिकग्नाइज कर सकते हैं नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए या फिर टूल जो कि एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अर्ली कंसिडरेशन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी की एक पार्टिकुलर डिज़ाइन की या फिर एक पोर्शन जो है डिज़ाइन का, इससे मुराद जो है प्रोसेस है इवेल्युएट करना कि वेदर एक प्रपोज डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और इसमें शामिल है असेस करना कि वेदर के जो डिज़ाइन है वो प्रैक्टिकली रियलाइज़ हो सकता है, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स जैसे कि अवेलेबल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब है कंकरेंट इंजीनियरिंग डिसएडवांटेजेस। लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज जो है बिटवीन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों के जो दरमियान, इससे मुराद जो है वो ट्रेडिशनल सेपरेशन और डिस्टिंक्ट रोल जो है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बहुत सी कंपनीज़ के अंदर डिज़ाइन टीम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिकेशन, जबकि मैन्युफैक्चरिंग टीम जो है रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूस करने के लिए उन डिज़ाइंस को। नाउ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो एक प्रोसेस है प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो कि यूटिलाइज करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स ताकि क्रिएट करे और मॉडिफाई करे डिज़ाइन मॉडल्स। और पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फॉर डिज़ाइनर्स। सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी डिज़ाइनर्स की, प्रोवाइड करते हुए उनको एडवांस फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़। और उसके बाद है क्रिएशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक डायमेंशंस, मटेरियल्स, टॉलरेंस और दूसरे डिज़ाइन डिटेल्स। उसके बाद है प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस ऑन प्रपोज डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है इंजीनियरिंग एनालिसिस और साइमुलेशन जैसे कि स्ट्रेस एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स और मोशन स्टडीज़। डिज़ाइनर जो है वो इवेल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस और बिहेवियर जो है प्रपोज डिज़ाइन के बिफोर फिजिकल प्रोटोटाइप्स आर क्रिएटेड। उसके बाद है फिर क्वालिटी डिप्लॉयमेंट फंक्शन। क्वालिटी डिप्लॉयमेंट फंक्शन जो एक अप्रोच है जिसका यूज़ किया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए जो वॉइस ऑफ द कस्टमर है प्रोडक्ट के अंदर और जो सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस है, और इसका एम होता है अंडरस्टैंड करना कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन और ट्रांसलेट करना उनको स्पेसिफिक डिज़ाइन के अंदर और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स।
सो ऑपरेशंस स्ट्रेटजी। सो जो पहला पॉइंट है, इन्वेस्ट मोर इन R&D। इन्वेस्ट करना ज़्यादा R&D में इसमें शामिल है। एलोकेट करना रिसोर्सेज, दोनों ह्यूमन भी और फाइनेंशियल भी, किसकी तरफ, एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ, इनोवेटिव आइडियाज़ और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। उसके बाद है शिफ्ट सम एम्फेसिस अवे फ्रॉम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टू द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। शिफ्टिंग एम्फेसिस away from short-term performance to long-term performance entails focusing on sustaining और enduring success, ना कि immediate gains। और इसमें शामिल है strategic planning और decision making, जो कि prioritize करते हैं long-term goals जैसे कि market expansion, technological advancement और customer satisfaction। और उसके बाद है work towards continual and gradual improvements instead of big bang approach। सो इससे मुराद जो है वो क्या है कि वर्किंग टूवर्ड्स कंटिन्यूअल एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट एज अपोज टू बिग बैंग अप्रोच। सो एम्फसाइज एंड आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच प्रोडक्ट को और सर्विस डेवलपमेंट को या फिर सर्विस डेवलपमेंट को। मेजर ओवरहॉल्स या फिर ड्रास्टिक चेंजेस के बजाय ये अप्रोच जो है इसका फोकस है on making small ongoing enhancement और refinement, और ये अलाउ करती है accumulation जो है incremental improvement की वक्त के साथ, और उससे जो है वो ज़्यादा stable और sustainable growth होती है। उसके बाद है work to shorten the product life cycle। इससे मुराद जो है वो reduce होना time का जो कि लेता है प्रोडक्ट के लिए to go from its initial introduction से to market to its eventual decline या फिर replacement। और उसके बाद है फिर increase emphasize on component commonality। इसमें शामिल है डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट या सर्विस कॉमन कंपोनेंट्स के साथ जिनको शेयर किए जा सके डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट वेरिएंट्स या फिर वर्जन्स। और उसके बाद है पैकेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें शामिल है बंडल करना, उनको एक साथ मिला के इस तरीके से कि वो प्रोवाइड करे वैल्यू कस्टमर को और एनहेंस करे ओवरऑल ऑफरिंग। उसके बाद है यूज़ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिजनेस के यूज़ करना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इससे मुराद जो है वो लेवरेज करना डिफरेंट चैनल्स या मीडियम रीच करने के लिए और एंगेज होने के लिए कस्टमर के साथ। और उसके बाद है कंसिडर टैक्टिक्स फॉर मास कस्टमाइजेशन। सो इसमें शामिल है ऑफर करना प्रोडक्ट्स या सर्विस जो कि टैलर्ड होती हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स प्रेफरेंस के लिए या फिर नीड, और जबकि मेंटेन करते हुए एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी मास प्रोडक्शन की। उसके बाद है लुक फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। सो ये जो एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है और अप्रोच है जिसका फोकस होता है कॉन्स्टेंटली एनहेंस करना प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। उसके बाद है शॉर्टन टाइम टू मार्केट। इससे मुराद जो है वो ड्यूरेशन जो कि वो लेता है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डेवलप होने में, मैन्युफैक्चर्ड होना और लॉन्च होना मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे इसलिए नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।